जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे तो वो ओमाहा में घोड़ों की रेस ट्रैक में जाया करते थे जिसका नाम था अक्सारबन। वो वहां पर तब जाते थे जब रेस खत्म हो गई होती थी और वहां पर लोगों की सारी फेंकी हुई टिकट्स को वो उठा लेते, ये सोचकर कि कोई ना कोई ऐसा इंसान तो होगा ही जिसने विनिंग टिकट्स को ही फेंक दिया होगा, क्योंकि वहां पर बहुत से लोग एंजॉय करने के लिए भी आते थे। वो टिकट्स लेते, ड्रंक हो जाते और नशे में टिकट्स फेंक देते और वॉरेन बफेट हजारों टिकट्स को इकट्ठा करके एक एक करके चेक करते कि क्या इनमें से कोई जीती हुई टिकट है या नहीं, और उन्हें हर बार बहुत सी ऐसी टिकट्स मिलती। उन्हें पता था कि एक 10 साल के बच्चे को कोई विनिंग टिकट्स के पैसे नहीं देगा, इसलिए वो जीती हुई टिकट्स को अपनी आंटी को दे देते और उसे काउंटर में ले जाके कैश करवा देते। ये पेशेंस और रीडिंग की हैबिट उनमें हमेशा रही। जब वो 20 साल के हुए तो उन्होंने इन्वेस्टिंग करियर स्टार्ट किया बफेट पार्टनरशिप के नाम से। तो वो पूरे दिन मूडीज मैनुअल को पढ़ते रहते। जिन्हें नहीं पता कि मूडीज मैनुअल क्या होता है, तो आजकल तो हमारे पास वेबसाइट्स हैं जिनमें कंपनीज की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया गया है और हम जैसे चाहें वैसे उसे स्क्रीन कर सकते हैं सेकंड्स में। लेकिन पहले जब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी तब एक बुक आती थी जिसे मूडीज मैनुअल कहा जाता था, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे लेटर्स में कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल्स दिए होते थे। एक ही पेज में 5-6 कंपनीज के फाइनेंशियल्स, और वॉरेन बफेट पूरा दिन उन्हें पढ़ते रहते थे। और आज भी वॉरेन बफेट बुक से लेकर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स बस पढ़ते रहते हैं, और उनका मानना है कि सबसे बड़ी कंपाउंडिंग नॉलेज की होती है जो बहुत से लोग समझ नहीं पाते। Read and read and read. I probably read 5 to 6 hours a day. तो सबसे पहला रूल इन्वेस्टिंग का यही था, लर्न अ लॉट, रीड अ लॉट। इन्वेस्टिंग का सेकंड रूल आता है नो व्हाट यू ओन। पीटर लिंच अपनी बुक बीटिंग द स्ट्रीट में बताते हैं कि सेंट एग्नेस नाम के स्कूल के 7th क्लास के बच्चों ने एक 14 कंपनीज का पोर्टफोलियो तैयार किया था जिसका 2 साल का रिटर्न 70% था, जबकि अमेरिका के इंडेक्स फंड S&P का गेन 26% था। इंडेक्स फंड को बीट कर दिया। एक्चुअली ये सब शुरू हुआ था एक क्लास टीचर और CEO जॉन मैरिसी की डिस्कशन के बाद। ये दोनों एक थ्योरी प्रूव करना चाहते थे कि किसी को MBA नहीं चाहिए, ना ही इवन ड्राइविंग लाइसेंस या एक्सेल में स्किल्स चाहिए अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, और ये थ्योरी प्रूव भी हो गई। तो सवाल ये था कि बच्चों ने ये स्टॉक्स चूज कैसे किए, इनके टीचर्स ने इन्हें ऐसा क्या सिखाया था। तो पहली चीज जो बच्चों को सिखाई गई थी वो ये थी कि कभी भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट मत करना जिसे तुम एक रियॉन लेके समझा ना पाओ कि कंपनी करती क्या है। और जब भी बच्चे किसी कंपनी को चूज करते तो सबसे पहले उनसे ये पूछा जाता कि ये बताओ कि कंपनी बनाती क्या है, क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करती है, और अगर वो ये चीज नहीं बता पाते तो वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज जो इन बच्चों को सिखाई गई थी कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो छोटी कंपनीज में हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है ग्रोथ की। अब देखो, होता यह है कि लेट्स से अभी रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 16.6 लाख करोड़ रुपए। तो अगर हम रिलायंस के शेयर्स खरीदते हैं तो हमारे पैसे 10 टाइम तभी होंगे अगर ये मार्केट कैप भी 10 गुना हो जाएगी, यानी 16.6 लाख करोड़ से 166 लाख करोड़, जिसे अचीव करने के लिए रिलायंस को नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे या कुछ मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि जिन भी मार्केट्स में ये ऑलरेडी हैं वहां पर तो वैसे भी ये मेजर प्लेयर ही है। इसलिए इसमें हमारे पैसों का ज्यादा ग्रो होना थोड़ा मुश्किल है, और यही रीजन है कि बहुत से इन्वेस्टर्स मानते हैं कि छोटी कंपनी जल्दी ग्रो करती है। इतने बड़े मार्केट में अभी भी नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं जो 200-400 करोड़ की लिस्टिंग से चालू होते हैं, और वहां से 10-20 हजार करोड़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। ग्रेट इन्वेस्टर मुनीश पबराय भी इसी चीज को बहुत बार मेंशन कर चुके हैं कि होता यह है कि बड़ा इन्वेस्टर छोटी कंपनी में पैसे लगाएगा तो उसे उतना फायदा नहीं होगा। अगर मैक्सिमम वो 50 लाख ही लगा पाता है और कंपनी 10 गुना भी हो जाती है तो भी उसका पैसा 5 करोड़ ही होगा, जो उसके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है। इसलिए जैसे जैसे इन्वेस्टर्स बड़े होने लगते हैं वो बहुत छोटी कंपनीज छोड़ के बड़ी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिनमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जा सकें। अब इससे होता यह है कि हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स को इन छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। The bottom continuously gets emptied out, right? So the people who were really good at finding the investments, less than 10,000 to put to work, less than 100,000 to put to work, if they're really good, they move up. नेक्स्ट रूल कहता है होल्ड नो मोर स्टॉक्स दैट यू कैन रिमेन इन्फॉर्म्ड ऑन। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक ह्यूमन माइंड मैक्सिमम 8 से 15 कंपनीज को ही फॉलो कर सकता है, उनके बारे में इन्फॉर्म्ड रह सकता है, और इसीलिए बेटर यही है कि हम पूरी जिंदगी में 10 से ज्यादा स्टॉक्स ना ही ले तो बेटर है। लेकिन वो 10 के 10 स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए कि बस हमें ऐसा फील हो कि हम एक्चुअल में उस कंपनी के मालिक से मिले हैं और उनके साथ 100 पेज के अग्रीमेंट को साइन करके हमने उनके साथ डील की है और फिर उन्हें पैसे देके उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। इन शॉर्ट, वॉरेन बफेट का भी यही मानना है कि अगर हमें 3 सुपर बिजनेसेस मिल जाएं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं
तो एक एवरेज आदमी को इससे ज्यादा नहीं चाहिए लाइफ में अच्छा करने के लिए। Adding to it. But 3 wonderful businesses is more than you need in this life to do very well. नेक्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग कहता है इफ यू लाइक द प्रोडक्ट चांसेस आर यू विल लव द स्टॉक। पीटर लिंच कहते हैं कि मेरी फैमिली में तीनों लड़कियां गैप के कपड़े पहनती थी, लेकिन इन्वेस्टर होने के बावजूद मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इस कंपनी में भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और इस कंपनी का प्राइस 1 साल में 13 गुना हो गया था। लेकिन अगली बार वो केयरफुल थे। वो अपनी तीनों डॉटर्स को मॉल में लेके गए और उन्होंने देखा कि वो कौन सा प्रोडक्ट लेना चाह रही हैं। लेकिन इस बार वो गैप के शोरूम में नहीं गई, वो बॉडी शॉप नाम की एक शॉप में गई। वहां पर पीटर लिंच ने देखा कि बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो बॉडी शॉप से लोशन, क्रीम्स वगैरह ले रही हैं और दुकान एकदम लोगों से पैक्ड थी। अगले ही दिन ऑफिस पहुंचते ही पीटर लिंच ने बॉडी शॉप की एनुअल रिपोर्ट्स मंगवाई और उसकी फंडामेंटल एनालिसिस के बाद उन्हें पता चल गया था कि ये कंपनी बहुत एग्रेसिवली पूरी दुनिया में अपने शोरूम्स खोल रही है और हर शोरूम प्रॉफिटेबल है। इसलिए उन्होंने ये स्टॉक अपनी मैनेजमेंट को रेकमेंड कर दिया और इसका प्राइस मल्टीपल टाइम्स बढ़ा भी। इंडिया में भी सेम केस है। अगर हम रॉयल एनफील्ड की बाइक्स जो बुलेट्स के नाम से बहुत फेमस है उसकी बात करें तो उसका स्टॉक प्राइस ₹1.22 से बढ़कर 2,525 पहुंच गया है, यानी हर 1,20,000 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो 58.23 रुपीज से शुरू हुआ ये स्टॉक 3580 रुपीज पहुंच चुका है, यानी इसमें अगर आईपीओ के टाइम में हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए होते तो वो 1 लाख रुपए बढ़कर 62 लाख के आसपास हो गए होते। तो इन शॉर्ट मैसेज ये है कि जो प्रोडक्ट्स हमें अच्छे लगते हैं, अगर वो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है और अगर वो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है तो इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं स्क्रीनिंग के लिए। नेक्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग कहता है ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। पीटर लिंच कहते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें कुछ नहीं पता कि मार्केट कब बढ़ने वाली है या कब घटने वाली है, लेकिन इनकी जॉब ये है कि इन्हें प्रिटेंड करना पड़ता है कि इन्हें ये पता है। इसलिए ये फ्री में एडवाइस देने लगते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है। जो बेस्ट इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन फोकस होता है कि वो अच्छे बिजनेसेस खरीदें जिनके प्रोडक्ट्स एक्चुअल में पब्लिक को चाहिए भी होंगे, क्योंकि अगर बिजनेसेस एक्चुअल में ग्रो कर रहे होंगे तो लॉन्ग रन में उसका शेयर का प्राइस भी एक्चुअल बिजनेस ग्रोथ के रेट से ही ग्रो करेगा। इसलिए बेटर ये है कि हम बिजनेसेस पे फोकस करें, ना कि मार्केट को टाइम करने के चक्कर में रहें। लेकिन क्या टाइमिंग में पूरे सबका टाइम लगा हुआ है। एग्जैक्टली टाइमिंग करने में मतलब सबसे बड़ा कर्ज और सबसे बड़ा श्राप और सबसे बड़ा मतलब एक चैलेंज जो है इन्वेस्टर के लिए आज वो है कि बाजार में क्या होने वाला है, कब जाएं, कब खरीदें, उसमें मतलब पूरी एनर्जी खत्म हो गई। मतलब मैं अब क्या बताऊं कि 99% ऑफ जनता बाजार में इसके लिए नहीं है कि उन्होंने टाइम नहीं कर पाया बराबर। नेक्स्ट रूल कहता है फ्री कैश फ्लो इज द किंग। ये पॉइंट कहता है कि अर्निंग्स, यानी अगर कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट ही बढ़ी जा रहा है लेकिन उसका कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा तो हो सकता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो। हम में से जो लोग फैमिलियर नहीं है उन्हें हम पहले ये टर्म्स सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर देते हैं। देखिए, अर्निंग्स का मतलब है प्रॉफिट, लेकिन इस प्रॉफिट का क्या होगा ये भी मैटर करता है। एक्चुअली जब कंपनीज अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करती है तो उसमें अगर किसी ने अभी तक कंपनी को पैसे देने भी हैं, यानी कंपनी ने किसी को सामान उधार पे दिया है और वो पैसा अभी तक हमें मिलना बाकी है, उसे भी वो प्रॉफिट्स में इंक्लूड कर देती है और ये हमें कंपनी को एनालाइज करने में कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए वॉरेन बफेट का फेवरेट इंडिकेटर है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो को समझने के लिए पहले कैश फ्लो को समझते हैं। कैश फ्लो वो पैसा है जो एक्चुअल में कंपनी के पास है। लेट्स से हम रिलायंस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलायंस के पास मार्च 2018 में 1266 करोड़ रुपए का कैश था, मार्च 2019 में 3745 करोड़ था, लेकिन मार्च 2021 में -13,523 करोड़ है। और अगर हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में रिलायंस की मार्च 2021 की अर्निंग्स देखें तो वो 49,128 करोड़ है पॉजिटिव में, लेकिन कैश फ्लो -13,523 करोड़ रुपीस था। अगर हमें पूरी स्टोरी जाननी है कि इसके साथ क्या हो रहा है तो हमें रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च हुआ है, कौन सा भी आना बाकी है, एक्सेट्रा। और ये जो कैश फ्लो है वो 3 चीजों से बना है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी मेन ऑपरेशन से जो कैश रिलायंस के पास आया, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कैश कंपनी के पास आ सकता है इन्वेस्टिंग से, यानी अगर उन्होंने दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, एक्सेट्रा। और फाइनली जो कैश उनके पास आ सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, यानी अगर उन्होंने लोन वगैरह लिया है, एक्सेट्रा। तो और एक्चुअल में जो फ्री कैश फ्लो है जिसे हम किंग बोलते हैं वो होता है ऑपरेशन वाला कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी मान लो कि आपका बिजनेस हर साल 1 करोड़ का प्रॉफिट करता है, लेकिन आपके बिजनेस का नेचर कुछ ऐसा है कि अगले साल बिजनेस करने के लिए आपको मशीन लगानी पड़ेगी जो 99 लाख रुपीस की होगी। तो फिर ऐसे 1 करोड़ के प्रॉफिट का क्या करना, क्योंकि 99 लाख रुपीस तो आपको मशीन में खर्च करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से
एक्चुअल प्रॉफिट तो एक तरह का 1 लाख रुपए ही हुआ, और इसे ही फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। इसलिए कंपनी के फ्री कैश फ्लो पर हमेशा नजर बना के रखिए। तो एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इन्वेस्टिंग के कौन से 7 रूल सीखे थे। रूल नंबर 1 था लर्न अ लॉट रीड अ लॉट, यानी द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। हम सब पैसों की कंपाउंडिंग को तो जानते हैं, लेकिन नॉलेज की कंपाउंडिंग के लिए हम बहुत ही कम सोचते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। रूल नंबर 2 था इन्वेस्टिंग का सेकंड रूल, नो व्हाट यू ओन। इसमें हमने 7th क्लास के बच्चों की स्टोरी देखी थी कि अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये भी बता नहीं सकते कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट बना रही है और आगे कैसे अपनी अर्निंग्स बढ़ाएगी, तो बेटर है कि ऐसे बिजनेसेस से हम दूर ही रहें। रूल नंबर 3 था ओवर द लॉन्ग टर्म इट्स बेटर टू बाय स्टॉक इन स्मॉल कंपनीज, यानी छोटी कंपनी परसेंटेज वाइज ज्यादा ग्रो हो सकती है एज कंपेयर टू ऑलरेडी जो कंपनी बिग है। अब ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही देखा गया है। रूल नंबर 4 था होल्ड नो मोर स्टॉक्स दैट यू कैन रिमेन इन्फॉर्म्ड ऑन, यानी उतने ही स्टॉक्स लो जिनकी स्टोरीज पर हम नजर रख पाए। वॉरेन बफेट तो कहते हैं कि अगर लाइफ में हमें 3 अच्छी कंपनीज मिल जाएं, तो वो ही हमारी लाइफ को बहुत इंप्रूव कर सकती है। रूल नंबर 5 था कि इफ यू लाइक द प्रोडक्ट चांसेस आर दैट यू विल लाइक द स्टॉक। इन शॉर्ट, अगर प्रोडक्ट बहुत से लोगों को पसंद आ रहा है तो ये एक अच्छा स्क्रीन टेस्ट है। इसके बाद हम कंपनी की रिसर्च करके उसके बारे में और पता कर सकते हैं, और हो सकता है कि हमें अच्छी कंपनीज भी मिल जाएं। रूल नंबर 6 था कि ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, यानी मार्केट में कब एंटर या एग्जिट करना है। इससे बेटर है कि हम अच्छे बिजनेसेस ढूंढें जो एक्चुअल में ग्रो हो सके, क्योंकि लंबे टाइम में शेयर की ग्रोथ और बिजनेस की ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम होगी। और फाइनली रूल नंबर 7 में हमने सीखा था कि फ्री कैश फ्लो इज द किंग, यानी सिर्फ अर्निंग्स पर ही विश्वास ना करें, बल्कि फ्री कैश फ्लो एक परफेक्ट इंडिकेटर है कंपनी के बारे में बताने का। और अगर कैश फ्लो नेगेटिव है तो ये मतलब नहीं कि कंपनी खराब है। इसका ट्रू रीजन को जानने के लिए हमें कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी, उनकी अर्निंग कॉल सुननी पड़ेगी। अच्छी कंपनीज भी इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप भी बुक्स में विश्वास करते हैं कि वर्ल्ड के टॉप लोगों ने जो बुक्स में आइडियाज लिखे हैं वो हमारे माइंडसेट को इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 1000 से ज्यादा मेंटर्स की अमेजिंग बुक समरीज हिंदी में अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अगर आप रीडिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ईयरली और 999 डेज की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज डिस्काउंट कूपन सेव 100 यूज करके हम 100 रुपीज भी सेव कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।